हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की जब टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे यूपीएससी की टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी 28 मई के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ 14 मई को जो होने वाले आपके यूपी पीसीएस हैं और 21 मई को होने वाले आपके एमपी पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट कर लिया, दृष्टि के लगभग 8 से 10 टेस्ट कर लिए, ध्येय आईएएस के भी लगभग 17 से 18 क्लासेस को कर लिया। लेकिन अब बारी है यूपीएससी के पेपर की, और यूपीएससी के पेपर को अगर आप कर लेते हैं तो आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट दोनों की ही समझ बेहतर होगी, जिससे आपके सिविल सर्विसेज जो आपका यूपीएससी है और यूपी पीसीएस इसका प्रीलिम्स निकालने की चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ पूरा कंटेंट आपको हमारे ही चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है। घटना चक्र की सीरीज़ भी आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सब कुछ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए अभी से सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ करिएगा लाइक और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी तैयारी कर सकते हैं। इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन करिए और वहाँ पे हर प्रकार की पीडीएफ आपको मिलती रहती है टेस्ट पेपर की, और भी जो करंट अपडेट्स होती हैं वो भी मिलती रहती हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टेस्ट नंबर है वो है नंबर 1। और साथ ही मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के चैनल को देखा है जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर या करंट पेपर तो करा रहे हैं, लेकिन उसके केवल प्रश्न को पढ़ रहे हैं और उसके उत्तर को बता रहे हैं, लेकिन ना उसकी व्याख्या बता रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और अगर कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, और अगर कोई ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या अगर सेम लाइन आ जाती है तो हम तो कर लेंगे, अगर थोड़ा सा भी प्रश्न को बदल दिया जाए उसी से संबंधित प्रश्न जो आप करके गए हैं प्रैक्टिस पेपर में, लेकिन अगर एग्जाम में लाइन बदल दी गई, भाषा बदल दी गई, तो हो सकता है वो प्रश्न आपका गलत हो जाए। तो ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं हर एक प्रश्न पे आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगर कोई चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, तब आपकी तैयारी बेहतर होती है। तो यही हमारा मूल उद्देश्य है कि आपको जो भी कंटेंट दें कम से कम बेहतर होना चाहिए, औरों से अलग होना चाहिए, ताकि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे परिवार का सदस्य बने रहें और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा टेस्ट नंबर 1 होगा जो कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित है, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टेस्ट नंबर 1 के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। मोबाइल में आप लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं तो छोटा छोटा दिखने की वजह से आपको भी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करता है? विश्व बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, विश्व आर्थिक विकास मतलब मंच, और एशियाई विकास बैंक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि इसकी स्थापना 1993 में बर्लिन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? बर्लिन अर्थात कि जर्मनी में हुई थी। ओके, और इसके द्वारा 2 रिपोर्ट जारी की जाती, एक ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और एक होता भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अब आप लोगों को करंट अपडेट रखना है कि इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है 2022 में, ये लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई है। कब हुई थी? 1945 में। और इसमें 5 संस्थाएं मिलती हैं जो इसको वर्ल्ड बैंक का दर्जा देती हैं। वर्ल्ड बैंक के रूप में कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल होती हैं, तो इसको आप देख लीजिए। एक तो होती है IBRD, ठीक है, एक IBRD हो गई। दूसरा होता है यहाँ पे IDA, और तीसरा होता है आपका IFC, और चौथा होता है यहाँ पर मीगा। ओके, मीगा। और 5वीं जो संस्था होती है वो इसमें शामिल होती है ICSID। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, लेकिन हम 3 रिपोर्ट की बात करेंगे। एक तो होती है रेमिटेंस रिपोर्ट, और जिसमें इंडिया क्या है, टॉप पर चल रहा है, पहले नंबर पर है। दूसरी इसके द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक विकास रिपोर्ट। और तीसरी रिपोर्ट एक जो इम्पॉर्टेंट है वो होती है आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो 3 रिपोर्ट इसके द्वारा भी जारी की जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग ताकि कूट आपको दिख सके। देखिए, पूछ रहा है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 1950 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्र में समन्वय हेतु एक वैश्विक संघ है। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर तो होगा बी। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसकी स्थापना 1945 यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात। और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर
सही हो गया। अब आपको अगर ये भी पता हो कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और अगर ऐसा ही स्टेटमेंट दे दिया जाए तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो मैंने पढ़ा था आपकी क्लास में, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। देखिए जहाँ पे प्रश्न बड़ा करना होगा वहाँ बड़ा कर लेंगे, जहाँ छोटा करना होगा वहाँ पे हम लोग छोटा कर लेंगे। तो इससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के समक्ष समानता केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अब भाई कानून के समक्ष समानता का मतलब हो गया आर्टिकल 14, और ये आपको केवल भारतीय नहीं विदेशियों को भी प्राप्त है, इसलिए एक तो ऑप्शन गलत हो गया। 44वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इसको आर्टिकल नंबर 300 क या ए में रख दिया गया है, और ये क्या बना दिया गया है, वैधानिक कानून बना दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 1975 नहीं 1978 में हुआ था ये संशोधन, तो दूसरा भी गलत है। अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359 का प्रयोग करके 20 और 21 छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला और दूसरा सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अब आपको यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट मैंने क्लियर बता दिए हैं कि अगर क्वेश्चन की भाषा बदल के भी आ जाए एग्जाम में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको रहे कि हाँ ग्लैंस एकेडमी पर हमने सर के द्वारा पढ़ा था और बिल्कुल सही उन्होंने बताया भी था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किया हो वह चुनावी बॉन्ड के लिए के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ राज्यसभा चुनाव की बात नहीं होती। ये जो चुनावी बॉन्ड होते हैं ये आपके लिए लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, और राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो राज्य में विधानसभा चुनाव, या आम भाषा में कहूँ कि जब आप एक सांसद का चुनाव करते हैं लोकसभा के लिए या राज्य विधानसभा के लिए, जब आप एक विधायक का चुनाव करते हैं जिसमें जनता सीधे मतदान करती है न कि अप्रत्यक्ष रूप से, तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि ये भारत के निवासियों और यहाँ पे स्थापित जो निगमित कंपनियां हैं, इकाइयां हैं, उनके द्वारा खरीदा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब देखते हैं आगे कूट में क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो कूट में भी पूछ रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। अब आपको पता चल गया कि दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि दूसरे में क्या कमी थी, राज्यसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? राजनीतिक कार्यपालिका, हाँ फोकस कीजिएगा, जिला कलेक्टर, गृह मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक। तो आप देखेंगे यहाँ पे गृह मंत्री जो है कि राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। अगर केवल कार्यपालिका की बात करेंगे तो जिला कलेक्टर, गृह मंत्रालय के सचिव और पुलिस महानिदेशक, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके होते हैं, एक बड़े ओहदे को सम्मानित करते हैं, क्योंकि इनको हम लोग नौकरशाही कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? नौकरशाही। लेकिन ये राजनीतिक नहीं होते हैं, क्योंकि इनका राजनीति से तटस्थता होती है, ये किसी राजनीतिक विचारधारा को नहीं मानते हैं, इसीलिए इनको सिविल सर्विसेज कहा जाता है, सिविल सेवक होते हैं। जबकि प्रश्न आपसे पूछ रहा राजनीतिक कार्यपालिका, यानी जो कार्यपालिका में तो शामिल होता ही होता है, लेकिन उसकी एक राजनीतिक विचारधारा भी होती है, तो 5 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि वीडियो कैसी है, क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, और मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो कितनी हेल्पफुल है, कितना नहीं है, कंटेंट कैसा है, तो इन सब चीज़ों को आप बताइएगा। और आपके भी अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें दीजिएगा, हम उस पर भी ज़रूर विचार करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यह बात सही है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। और इसके लिए एक सिफारिश करती है कमेटी, वो 6 सदस्य की होती है। इस पर भी हम बात कर लेंगे अभी। इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं और इसकी कार्यवाहियों का चरित्र न्यायिक होता है। यह बात भी सही है, ये न्यायिक चरित्र की होती हैं।
और इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, तो यह भी सही है। तो पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अब बात आती है पहले स्टेटमेंट में कि इसकी कौन सी 6 सदस्यीय समिति होती है जो ये सिफारिश करती है। तो उसमें कौन कौन होते हैं, एक तो हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, दूसरा लोकसभा स्पीकर महोदय होते हैं, 2 लोग हो गए, तीसरा राज्यसभा का उपसभापति होता है, सभापति नहीं रहेगा क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, उसको हटा दिया जाता है, उपसभापति हो गए। और साथ ही साथ आप देखोगे कि दोनों सदनों में विपक्ष के नेता होते हैं। कौन होते हैं, विपक्ष नेता दोनों सदनों में। तो यहाँ पे 2 संख्या लिख देता हूँ मैं। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये होते हैं 6 लोग, 1, 2, 3, 4 और 2 यहाँ पे विपक्ष नेता। तो ये 6 लोग मिलकर इनके लिए एक समिति बनाकर सिफारिश करते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये पता रहे। और अभी हाल ही में इसमें संशोधन किया गया और इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल या फिर अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक ही होता है। पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन अब इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। वर्ष 2004 से इसका विस्तार एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है। पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं बताना है आपको। तो देखिए दूसरा कथन तो गलत है, पहला सही है, क्योंकि इसकी स्थापना 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए तो किया गया था, लेकिन अब आगे ये बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा पूछा जा रहा है कि 2004 से इसका विस्तार एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये गलत है, क्योंकि सांविधिक निकाय का जब प्रस्ताव आया था 2004 में, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था, तो ये अप्रभावी रह गया। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, समय समय पर जो है कि इसके कार्यकाल को बढ़ाते रहते हैं। तो ये हो गई आपकी गैर संवैधानिक संस्था, यानी कि गैर सांविधिक संस्था। अगर मैं गैर शब्द लगा दूँ तब ये सही होगा, ठीक है। तो केवल दूसरा ही गलत है, पहला सही। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था किसके द्वारा, स्वतंत्र पार्टी द्वारा, वामपंथियों द्वारा, तेलुगु देशम पार्टी या जनता पार्टी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जनता पार्टी ने 1977 में जब चुनाव लड़ा अपना, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई जो है कि प्रधानमंत्री बने थे। तो इन्होंने इससे पहले जो आपातकाल लगा था 1971 का, और साथ ही साथ 1975 जिसको आंतरिक आपातकाल भी माना जाता है, तो इनके विरोध में ही कहा था कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लोकतंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए आपको लोकतंत्र अगर बचाना है तो जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में लाना है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसीलिए इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब प्रश्न को हम लोग जूम नहीं करेंगे ताकि बार बार जो इरिटेटिंग हो रहा है आपके लिए भी वो नहीं होगा। तो आइए समझते हैं 73वां संविधान संशोधन। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो यह बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि पंचायती राज में जो भी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं उसके लिए राज्य विधानमंडल को अधिकृत किया गया है। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह बात भी सही है। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/6 पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाता है। तो यह बिल्कुल ही गलत है कि 1/6 की बात ही नहीं होती है यहाँ पर, बल्कि 1/3 पद जो होते हैं वो तो प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए तो आरक्षित होते हैं। लेकिन बात करें अगर हम पिछड़े वर्गों की, तो पिछड़े वर्गों के लिए दोस्तों क्या होता है, राज्य की राय में, यानी कि राज्य विधानमंडल जब चाहेगा तभी वो पिछड़े वर्गों की व्यवस्था करेगा, अदरवाइज वो नहीं भी कर सकता है। अभी आप देखेंगे कि नगर निगम चुनाव जो है कि हमारे यूपी में सस्पेंड कर दिए गए थे, 2-3 महीने पहले ही होने थे, फरवरी मार्च में। लेकिन ओबीसी कमीशन की एक रिपोर्ट थी जिसकी वजह से आरक्षण की बात हो रही थी कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन राज्य विधानमंडल देने को तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अभी फिर से नई अधिसूचना जारी हो गई है कि 4 मई और 11 मई को क्या होंगे, चुनाव होंगे। तो इसमें अब ये देखना है कि क्या ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया या नहीं दिया गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नगर निगम और जो ये पंचायतों के चुनाव रुके हुए थे ये क्यों रुके थे। तो आइए पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो केवल पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, 73वां संवैधानिक संशोधन कब लाया गया था, तो 1992 में लाया गया था। और इसके लिए कौन सी कमेटी थी जिसने पंचायती राजों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, तो वो थी आपकी एलम सिंघवी समिति। एलम सिंघवी समिति जो कि 1986 में गठित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी यूएनसीआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं अगर प्रश्न आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ तो आपका ध्यान इधर वाले पेज पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकेगा और मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ वो भी आप ध्यान से समझ नहीं पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी, फिर आप लोग बार बार चीज़ों को पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर क्या बताया क्या बताया। तो बेहतर है कि जब मैं इस पेज पर चल रहा हूँ, इस वाले पेज पर, तो आप इस पर देखिए, जब मैं इस पर आऊँगा तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर देखिए ढंग से। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है यूएनसीआरसी के बारे में। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अनुमोदित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को अपनाया गया है। यहाँ पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, केवल 3 या 1 2 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दूसरा और तीसरा तो सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको अभिपुष्टि नहीं की है, और तीसरा भी सही है कि 1989 में इसको अपनाया गया था। लेकिन पहला गलत है। क्यों गलत है भाई, पहला क्यों गलत है? तो आइए अब हम इसको समझ लेते हैं कि पहला क्यों गलत है। क्योंकि भारत ने इसको अनुमोदित तो किया है लेकिन 1990 में नहीं, 1992 में। भला भारत में जो है कि बच्चों के अधिकारों को लेके इतने सारे कानून हैं और भारत यूएन के कानून को अनुमोदित नहीं करेगा, ये तो गलत बात है। करेगा, लेकिन उसका ईयर गलत है। तो 1992 में उसने अनुमोदित किया, इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कितनी ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं? मूल अधिकार, स्पीकर का पद और उसकी भूमिका, अवशिष्ट शक्तियों का विचार, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत। तो आप देखेंगे कि मूल अधिकार को तो यूएसए से लिया गया है, तो ये तो गलत हो गया। अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है कि कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, तो यह भी गलत हो गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो फ्रांस की क्रांति थी, तो यह भी गलत हो गया। तो केवल एक पद बचा जो स्पीकर का पद और उसकी भूमिका को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर केवल एक विशेषता ही सही मानी गई है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। पिछली बार से यूपीएससी ने कुछ इस तरीके से भी कूट मिलाना शुरू कर दिया, जो एक एडवांस लेवल का आप कह सकते हो कि आपको अगर चारों नहीं पता होंगे तो आप गलत कर जाओगे यहाँ पर। तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी और आपको सारे कारण भी पता चल रहे होंगे कि क्यों कोई क्वेश्चन गलत है और क्यों कोई क्वेश्चन सही है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी जानकारी के साथ, निष्पक्षता के साथ आपको चीज़ें बताऊँ। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में विचार कीजिए। चुनाव आयुक्तों का निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव आयोग मतों की पुनर्गणना का आदेश तब दे सकता है जब उसे लगे कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं रही है। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आप यहाँ पर देखोगे कि केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। देखिए, महाभियोग जो शब्द है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 61 में प्रयोग किया गया है और बाकी किसी के लिए नहीं। तो तीसरा भी सही है और दूसरा भी सही है। लेकिन बात आती है कि क्या चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष है? तो ये गलत है दोस्तों। इनका जो कार्यकाल होता है या तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लें, या फिर अगर उनकी उम्र 65 वर्ष अगर पहले हो जाएगी, इन दो में से जो भी चीज़ पहले पूरी होगी उसी आधार पर इनको हटा दिया जाएगा। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। और इनके लिए जो आर्टिकल है वो आता है आपका 324 से लेकर 329। इसमें जो है कि चुनाव आयोग के बारे में चर्चा की गई है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जिसे बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए या बैड लोन खरीदने के लिए स्थापित किया गया है। एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों ही कथन सही हैं। बैड बैंक की हालांकि बात जो है कि 2019-20 के बजट में अरुण जेटली साहब ने की थी, लेकिन वर्तमान में 2022 में 2 नए बैड बैंकों को स्थापित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और ये क्या करेंगी? ये जो एनपीए का जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उन पैसों को क्या करेंगे? रिकवरी के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमैनिटी एंड इन एक्शन, फ्रीडम हाउस,
ह्यूमन राइट फाउंडेशन। उपयुक्त में से कितने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं, यानी कि इनमें से कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो मानवाधिकार हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार? तो चारों ही संगठन इसके क्या होते हैं, मानवाधिकार से संबंधित माने जाते हैं। आइए एक एक करके हम समझ लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1961 में लंदन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। अगर हम बात करेंगे दूसरा ह्यूमैनिटी इन एक्शन, तो ये एक शैक्षिक संस्थान है। क्या है ये? शैक्षिक संगठन है, यानी एजुकेशनल संगठन है जो ह्यूमैनिटी यानी कि मानवाधिकार की बात करता है। फ्रीडम हाउस की बात करेंगे तो यह भी एक स्वतंत्र निगरानी संगठन है जो लोकतांत्रिक परिवर्तन की बात करता है। और ह्यूमन राइट फाउंडेशन की बात करेंगे तो यह भी भारत में मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए होता है। तो ये कहाँ पे वर्क करता है? मुख्य रूप से इंडिया में वर्क करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आइए यहाँ पर तो ये इंग्लिश का वर्जन है, अब हम लोग हिंदी में चलते हैं सीधे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की घोषणा द्वारा बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये गलत हो जाएगा कि बॉम्बे में नहीं की गई थी बल्कि कलकत्ता में की गई थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 1774 में स्थापना भी हुई थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। देखिए बाध्यकारी की बात ध्यान दीजिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे यहाँ पे कि केवल और केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि पहला तो गलत हो गया और दूसरा सही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं, जो भी कानून होते हैं, वो भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, उन सभी पर वो बाध्यकारी होती है। और जो तीसरा कथन है वो क्यों गलत हो गया? क्योंकि अगर बात करोगे इनके कार्यकाल की तो ये 6 वर्ष से संबंधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज 65 वर्ष की अवधि तक जो है कि अपने कार्यकाल पे बना रह सकता है, जबकि हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट में जो है कि 62 वर्षों तक बने रहते हैं अपने पदों पर। इनके कार्यकाल की सीमा 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं होती है, केवल उम्र तक होती है। तो इसलिए 15 का डी हो जाएगा। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो ये आर्टिकल नंबर 124 में इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है। और भाग कौन सा होगा केंद्र सरकार के? तो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलदली जगहों की सतह पर पाए जाने के कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें ये एनवायरनमेंट कहाँ से आ गई? तो देखिए एनवायरनमेंट है, साथ ही साथ ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, इसीलिए इसको रखा गया दृष्टि के टेस्ट पेपर में। तो दूसरा है, इसके अपूर्ण दहन से कार्बन ब्लैक उत्सर्जित होता है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल टायरों के लिए किए जाने वाले रबर में एक प्रबल एजेंट के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। तीसरा है, यह वायुमंडल के सतही स्तर पर ओजोन निर्माण हेतु जिम्मेदार होती है। तो आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से किस कार्बनिक यौगिक के बेहतर रूप से वर्णित करते हैं? तो ये जो तीनों ही बातें हैं ये मीथेन के बारे में सबसे अच्छी तरीके से व्याख्यायित करते हैं, क्योंकि मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं। और मीथेन मुख्य रूप से एक तो धान के खेतों में मिलती है, सबसे अधिक धान के खेतों में, दूसरा वो दलदली क्षेत्रों में भी मिलती है, और तीसरा समुद्र की सतहों में भी मिलती है, समुद्र की सतहों में भी देखने को मिलती है। तो ये आपके स्टेटमेंट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की हृदय और आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया? इस स्टेटमेंट पर 2 आंसर आते हैं। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और समानता का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 32 जो है इसी को अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा माना है। लेकिन अगर प्रश्न आपसे सीधे पूछे कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर हो जाना चाहिए प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना भी कह सकते हो या फिर इसे उद्देशिका भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए अंबेडकर जी के अनुसार, तब आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। अगर वहाँ पे अंबेडकर जी के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है, सिंपली पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कौन होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रस्तावना। तो आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है कि ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक PDF का जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे? जब हमारा संविधान बन गया था पूरी तरीके से, तब कौन कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक तो नागरिकता लागू हो गई थी, निर्वाचन भी लागू था, और DPS भी लागू नहीं था,
अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान भी लागू थे, संक्षिप्त शीर्षक भी लागू थे और अंतरिम संसद भी। तो अब आपको यहाँ पर एलिमिनेटिंग मेथड अगर पता हो तो आपको अगर ये कन्फर्म है कि डीपीएसपी लागू नहीं हुआ था तो जहाँ जहाँ भी 3 दिख रहा हो आप उसे काट देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा बी, 1 2 4 5। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आईएलओ के बारे में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा की गई थी। तो आप कहेंगे बिल्कुल यह बात सही है। वर्ष 1969 में इसे नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया था, यह बात भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक प्रति वर्ष जिनेवा में होती है, तो यह बात भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो ए हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? अब यहाँ पे जो रिट होती है जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जारी करता है या उच्च न्यायालय, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा केवल लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी की जा सकती है। अब पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका हो जाएगा डी, न तो पहला सही है न ही दूसरा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को शक्ति दी गई है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि केवल लोक प्राधिकारी ही नहीं बल्कि निजी व्यक्ति के द्वारा भी, मतलब निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर ले या कोई व्यक्ति अगर आपको किसी अपने कब्जे में रख ले तो आप उसके भी खिलाफ जो है कि रिट जारी करवा सकते हैं। केवल पुलिस जो कि एक लोक प्राधिकारी है, केवल पुलिस के खिलाफ ही नहीं, एक निजी व्यक्ति के खिलाफ भी आप इसको जारी करवा सकते हैं। और रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं और इन पाँचों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है? तो बिल्कुल नहीं किया गया है, बल्कि बस इतना लिख दिया गया कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया संविधान में। तो पहला स्टेटमेंट गलत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है? बिल्कुल, इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, यानी इसको पूरी तरीके से समाप्त करने पर बल दिया गया है। इसीलिए केवल पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22। आइए 22 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 22? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केस शेप्ड रिकवरी को बेहतर रूप से परिलक्षित करता है? तो इसका पढ़ते हम लोग एक एक तरफ से। क्या क्या है भाई केस शेप्ड के बारे में? यह तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय और परिणाम में रिकवरी होती है। तो ये बिल्कुल ही बात सही है, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो गया। तो हम आगे स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लेखक हैं और पुस्तक है और आपसे पूछ क्या रहा है, उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो आपको देखना है कि नेल्सन मंडेला, अगर हम देखेंगे तो इनकी पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, बिल्कुल सही है ये। आंग सान सू की इनकी पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यह भी सही है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज है, यह भी सही है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन की द ऑटोबायोग्राफी, यह भी पुस्तक सही है। तो आप देखोगे कि सभी चारों युग्म ही सही सुमेलित दिए हुए हैं। तो 23 का हो गया डी। अगला प्रश्न है आपका 24 को पढ़ते हैं। जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो जनहित याचिका होती है उसके बारे में जो है कि आपको बताना है। जनहित याचिका की अवधारणा फ्रांसीसी न्यायशास्त्र से ली गई है क्या? पहली चीज़ यह पूछा जा रहा है। वहीं दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक जनहित याचिका शब्द को परिभाषित नहीं किया है। तो आइए आगे देखते हैं क्या कूट दे रहा है कि क्या दे रहा है। तो इसको यहाँ पर आपको कूट दे रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही हो जाएगा डी, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जो जनहित की याचिका है वो फ्रांसीसी नहीं बल्कि अमेरिकी संविधान से ली गई है। और सामान्यतः जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनहित याचिका के बारे में पूरी तरीके से बता दिया गया है कि किस स्थिति में जो गरीब लोग हैं, समाज के जो वंचित लोग हैं, उनके लिए या तो वो स्वयं जनहित याचिका डाल सकते हैं या कोई और भी व्यक्ति इनके आधार पर डाल सकता है। अगला प्रश्न 25। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, जो तकनीकी वस्त्र बनाए जा रहे हैं इस समय टेक्नोलॉजी बेस्ड, उनका प्रयोग किया जाता है मेडिटेक में, मोबिलिटेक, ओइकोटेक, पैकेटेक, एग्रोटेक
और बिल्ड टेक। तो देखा जाएगा 25 का डी हो जाएगा कि सभी में प्रयोग किया जा रहा है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में देख लो, मोबाइल के क्षेत्र में, और इंडस्ट्री के क्षेत्र में, पैकेट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या बिल्डिंग के क्षेत्र में। तो सभी टेक्नोलॉजी में इनका प्रयोग किया जा रहा है अब, क्योंकि इनके प्रयोग के आधार पर 12 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पर एक जानकारी ले लें कि तकनीकी वस्त्रों का जो मिशन है, ये जो भारत सरकार का जो कपड़ा मंत्रालय है, इसने 2020 से लेकर 2024 तक के लिए इस मिशन को शुरू किया गया है और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के रूप में से शुरू किया गया है 2020 से 2024 तक। अगला प्रश्न है यहाँ पे 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है जब तक, वैसे तो 5 साल माना जाता है, लेकिन वो संसद के लोकसभा का 5 साल होता है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर जब तक उसे मंत्रिमंडल में, मतलब मंत्रिपरिषद का जो है कि विश्वास प्राप्त है, तब तक ही वो जो है कि अपने कार्य पे बना रहता है, अपने पद पर बना रहता है। तो 26 का हो गया सी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय प्रणाली देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने में मदद करती है और भारत में अर्धसंघीय सरकार भी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। और ये अर्धसंघीय अगर बात करें तो ये केसी वीयर साहब के द्वारा कहा गया था, केसी वीयर साहब के द्वारा भी कहा गया था। और संघीय प्रणाली देश में एकता और विविधता दोनों ही बनाए रखती है। अगला प्रश्न है 28, जो इकोनॉमिक्स का है, करंट अफेयर्स। विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित विशेष आहरण अधिकार ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष है। क्या इस पर ब्याज भी मिलता है? या एसडीआर केवल अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की बास्केट पर आधारित है? तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। पहले स्टेटमेंट की भी अगर हम लोग बात करें, पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पर ब्याज आधारित यह कोष है, इसमें ब्याज भी मिलता है जिन देशों की इसमें मुद्रा होती है, ठीक है। लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि एसडीआर में टोटल 5 मुद्राएं होती हैं। कौन कौन सी होती है 5 मुद्राएं? तो अमेरिकी डॉलर होती है, जापान का येन होता है, यूरो होता है, वहीं ब्रिटेन का पाउंड भी होता है। क्या होता है? ब्रिटेन का पाउंड। और चीन की जो है कि चीन की मुद्रा रेन मिनबी के नाम से रखी गई है, रेन मिनबी, ठीक है, रेन मिनबी, या दूसरी भाषा में इसको युआन भी कहा जाता है, लेकिन रेन मिनबी आपको याद रखना है। तो ये 5 स्टेटमेंट, यहाँ 5 मुद्राएं होती हैं। तो अब इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए, कि केवल पहला सही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 29 देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है आपको सूची और विषय, इनका मिलान करना है। संघ सूची में विदेशी मामले आते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य सूची में बैंकिंग या समवर्ती सूची में विवाह। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला तो सही है। क्या राज्य सूची में जो है कि आप बैंकिंग को देख पाते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, यहाँ पे तो जो है कि बैंकिंग आपका आरबीआई वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये तो आपकी जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा देखा जाता है, न कि राज्य सरकार के द्वारा। तो ये गलत है। और समवर्ती सूची में तलाक, विवाह, ये सारे विषय आते हैं। तो 1 और 3 सुमेलित हैं, अर्थात कि केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है संसदीय स्वरूप भाई? सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है, बिल्कुल सही बात है। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य होते हैं। तो ये एक दूसरे से अविभाज्य तो जरूर होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का एक दूसरे पर अंतर संबंध भी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि विधायी और कार्यपालिका दोनों अविभाज्य हैं, तो इसको ही सही मानते हैं हम लोग। तो 1 और 2 यहाँ पे सही है, 1 और 2 सही है। साथ ही साथ ये निरंकुशता को प्रतिबंधित भी करती है और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करते हैं, और इसमें व्यापक स्तर पे प्रतिनिधित्व भी मिलता है लोगों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग पढ़ते हैं। क्या है 31 के बारे में? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच पेरिस में स्थित एक फ्रेंच गैर लाभकारी संस्थान है। इसकी वर्ष 2022 की वार्षिक बैठक की थीम वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट थी। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सही नहीं है, तो केवल पहला ही सही नहीं है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में, और ये फ्रांस में नहीं बल्कि जिनेवा के स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है।
तो इसकी यहाँ पे स्थापना 1971 में हुई थी, फ्रेंच में नहीं। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। और यहाँ पूछा जा रहा है आपसे सही नहीं, तो आपने उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करना शुरू कर देते हैं। हमारी तो आदत है विचार करने की, तो क्यों नहीं विचार करेंगे भाई। तो शुरू करते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। किसमें? 8वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची में क्या है? विषय दिए हुए, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां दी जिसमें शक्तियों के विषय दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, 21वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको मान्यता तो दी गई थी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो स्टेटमेंट है वो 1992 कह रहा है ना, तो यही गलत है क्योंकि ये 1967 में दी गई थी। अगला, भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो आप देखोगे भाग 17 की बात कर रहा है, और अगर आपने पढ़ा होगा तो भाग 17 इसी के लिए आता है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सही है। तो पहला और दूसरा गलत है, जबकि तीसरा सही है। तो आइए देखते हैं आगे कूट में क्या पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछ भी रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हमने देखा पहला और दूसरा तो गलत है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका डी, कि पहला और दूसरा गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 33। देखिए, मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करके ही छोड़ूंगा इस पर कि कोई भी हम लोग टेस्ट सीरीज करें यूपीएससी की, तो कम से कम उसकी सारी चीज़ों को हमें समझना जरूरी है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट का पूरा रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। तो आपको पता रहे कि क्यों गलत है और क्यों सही है। ये अगर आपको पता रहेगा तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, सर के द्वारा टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतर तरीके से कराई गई है, और यही मेरी पूरी कोशिश भी रहेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल 18 है, ये किससे संबंधित है? ये होता है उपाधियों के अंत से संबंधित है। किससे? उपाधियों के अंत से। तो ये उससे संबंधित है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह भारतीय नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है। तो हम कहेंगे जी, बिल्कुल सही बात है ये। विजेताओं के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में पद्म पुरस्कार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यह बात भी सही है। जिनको पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे वो भारत रत्न हो या पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, तो वो अपने नाम के आगे या अपने नाम के पीछे इन टाइटल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। केवल मिला है यह बता सकते हैं, लेकिन टाइटल का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, और सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री किसी ड्रग या दवा के निर्माण के लिए प्रमुख तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 34 का सी हो जाएगा, दोनों ही सही है। भारत जो है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग हो चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया जा रहा है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। किस पे किया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 36। आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21A को 2002 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ये गलत हो गया, 92 नहीं था, 86वां संविधान संशोधन था जो 2002 में हुआ इसके लिए। और यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा कि केवल सेकंड ही सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इंग्लिश वर्जन छोड़ के हिंदी पर आइए। यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और कौन से मध्य एशियाई देश हैं। तो तान वाले जो देश हैं दोस्तों, उन्हीं को कहा जाता है मध्य एशियाई देश। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको अफ़गानिस्तान को छोड़ देना है। ये एशिया में आते हैं, न कि मध्य एशिया में। तो आप अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगे, 4 नंबर यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 6 छूट गया है। तो कजाकिस्तान, एक किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 6 देश हुए, मतलब 5 देश मध्य एशिया में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 38। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा है कितने सही सुमेलित हैं। तो दल हैं और स्थापना वर्ष। अगर हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1984 में नहीं हुई थी, 1985 में हुई थी। अभी मैंने कल की ही क्लास में आपको पूरा पढ़ा रखा है मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज में, जो सुबह 9 बजे आती है।
बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि कांसीराम जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी और वर्तमान में मायावती जी जो है कि उसको आगे लेकर चल रही हैं, तो इसकी भी स्थापना कब की गई थी? 1984 में। अच्छा ये देखिए गलत बता दिया मैंने, यहाँ 1985 नहीं 1885 थी, ये बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1980 में हुई है, यह बात सही है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ये कब हुई थी? तो यह भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसकी भी स्थापना 1964 में हुई थी, क्योंकि ये आगे चल के टूट जाती है 1950 वाली पार्टी से। तो तीसरा और चौथा सही है, यानी कि दो युग्म सुमेलित हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही है, 38 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 39। मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंडल आयोग भारत में पहला और एकमात्र आयोग है जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। तो देखिए ये एकमात्र आयोग नहीं है। मंडल आयोग हालांकि 1979 में गठित किया गया था, लेकिन इससे पहले ही 1953 में काका कालेलकर, क्या नाम है, काका कालेलकर जी का भी एक आयोग गठित किया गया था ओबीसी के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका। दूसरा, इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता सरकार ने लागू किया था, बिल्कुल नहीं। 79 में तो इसका गठन ही हो रहा है, जबकि जनता सरकार गिर चुकी थी 79 में। तो इसका जो है कि आगे चल के जो 1980 में जब इन्होंने अपनी सिफारिशें दी तो वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार जो कि 1990 में थे, उनके द्वारा इसको लागू किया गया। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो डी हो जाएगा, न तो एक न ही दो। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगला प्रश्न है 40 नंबर। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जलमग्न गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से होते हुए फिनलैंड से रूस तक विस्तारित है और बाल्टिक सागर के पश्चिम में स्वीडन जबकि उत्तर पूर्व सीमा पर फिनलैंड स्थित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो केवल दूसरा तो सही है जबकि पहला गलत है। क्यों? क्योंकि फिनलैंड से नहीं, रूस से जर्मनी तक ये जाती है। ठीक है, तो रूस से जर्मनी है, यहाँ पे फिनलैंड नहीं होगा, तो इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है और सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 40 का बी। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। अब हम लोग देखते हैं क्या है 41 क्वेश्चन नंबर, तो समझते हैं हम लोग इसको। 41 जो क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामुदायिक सरकार में सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा साझा किया जाता है। संघीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संघीय सरकार में जो शक्तियों का विभाजन होता है, एक तो होता है केंद्र में, फिर एक राज्य में होता है और एक स्थानीय स्तर पर होता है जिसमें पंचायती राज संस्थान भी आते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 42। आइए 42 को देख लेते हैं। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुई थी, निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा जल भारत को अनन्य उपयोग के लिए आवंटित किया गया है? यानी भारत कौन सी नदियों का जल प्रयोग कर सकेगा, तो इसमें आपकी आ जाएगी रावी आएगी, सतलज आएगी और ब्यास। इन तीनों जो कि पूर्वी नदियां कहलाती हैं, इन तीनों नदियों का प्रयोग करता, तो 42 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कभी कभी समाचारों में उल्लेख किया जाने वाला शब्द डेनिसन बार्ब संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? समुद्री कछुआ से, स्वच्छ जल में रहने वाली मछली से, या संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों से, या अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाले केकड़े से। तो आप इसका उत्तर जो देंगे वो हो जाएगा बी, कि स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियों से संबंधित है डेनिसन बार्ब। अगला प्रश्न, शक्ति के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्ति का विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा है, बिल्कुल सही बात है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावनाओं को कम करने में भी मदद करता है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों ही विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मैसूर टाइगर के रूप में भी जाना जाता था, तो हम कहेंगे बिल्कुल यह बात भी सही है कि भाई मैसूर का इसे शेर कहा जाता था, अर्थात टाइगर कहा जाता था। और श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो देखिए श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, बल्कि ये तो अच्छा यहाँ पर पूछा जा रहा है जैकोबिन क्लब के सदस्य भी थे और यहाँ पर इन्होंने स्थापना भी की थी, यह बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से सही है, तो दोनों ही सही है स्टेटमेंट, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पर करंट अफेयर्स का टॉपिक है यहाँ पे 46 को, तो देख लेते हैं हम लोग। सल्फर डाइऑक्साइड के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत ज्वालामुखी है।
अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो देखिए अम्लीय वर्षा तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण भी होती है, जिसकी वजह से जो इमारतें होती हैं वो सामान्यतः पीली पड़ रही हैं, जैसे ताजमहल हमारा पीला पड़ रहा है। तो केवल दूसरा तो सही है, लेकिन क्या सल्फर डाइऑक्साइड सबसे अधिक ज्वालामुखी से निकलती है? तो हम कहेंगे नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है वो हो जाता है कौन सा? बिजली संयंत्रों और औद्योगिक सामग्री से जो ईंधन का जो जलते हुए ईंधन की जो काले काले धुएं निकलते हैं चिमनी से, ईंट के भट्ठों से, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे जो है कि सबसे अधिक यहाँ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार। समय उपयोग सर्वेक्षण TUS द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर जनसंख्या द्वारा बिताए जा रहे समय के मापन की रूपरेखा प्रदान की जाती है। समय उपयोग सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 48 को। संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तोल्काप्पियम की रचना इलांगो आदिकाल ने की थी, या इसे मदुरै के पांड्य राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त था। तो अब आप बताइए इसको क्या सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो केवल B सही है। क्यों? क्योंकि तोल्काप्पियम की रचना इलांगो आदिकाल ने नहीं बल्कि तोल्काप्पियर ने की थी। किसने की थी? तोल्काप्पियर ने की थी। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा सही है क्योंकि पांड्य राजाओं को के द्वारा इन्हें संरक्षण प्राप्त था। अब अगला प्रश्न यहाँ पे 49 क्या कहता है? लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत को लागू करके निम्नलिखित में से किन राज्यों पर अधिकार कर लिया? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको बताना है। तो देखिए सतारा भी था, जैतपुरा था, झांसी था, लेकिन मद्रास इसमें शामिल नहीं था। तो 1 2 3 तो आपको बताना है 1 2 3, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो बाकी थे तो सतारा, जैतपुरा, झांसी, और अगले जो थे आपको ये भी पता रहे, संभलपुर भी था, नागपुर था, करौली था, या करैली भी कह देते हैं इसे कभी कभी। तो ये जो है कि मुख्य रूप से इनके द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत का प्रयोग करके इसको अपने कब्जे में कर लिया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं और उनकी भूमिका के बारे में पूछा जा रहा है कि कितने सही सुमेलित हैं। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कभी नहीं थे, बल्कि वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर जी किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, अगर स्थायी की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये अम्बेडकर जी थे। और जबकि ये इस तरीके से मिलान होगा, आप देखेंगे तो पहला और दूसरा गलत हो गया। सोमनाथ लाहिड़ी की बात करेंगे तो सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे, यह भी सही है। और जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, यह भी सही है। तो केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, 3 और 4, यही वाले बस सुमेलित है, बाकी ऊपर के दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है 51। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्थान ने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है? तो पढ़े भारत अभियान ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। 100 दिवसीय पठन अभियान एक शुरू किया गया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही जो है कि एक ये पहल शुरू की गई है 100 दिवसीय। कितने दिन का ये कार्यक्रम है? 100 दिन का। अगला प्रश्न है 52। निम्नलिखित में से कौन से फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है? मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू। जब हम फसल को काटते हैं तो एक खुशी होती है, तो उस समय कुछ त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं जो कि तीनों ही होते हैं। हमारे 14 जनवरी के आसपास ही तीनों होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू। बिहू कहाँ होता है? असम में होता है। मकर संक्रांति हमारे उत्तर भारत में होते हैं, उत्तर भारत के 3-4 राज्य हैं उसमें होते हैं, ठीक है। और पोंगल की बात करेंगे तो ये तमिल कैलेंडर के अंतर्गत होता है और पोंगल जो है कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण क्षरण से निपटने के लिए केन्या में हरित पट्टी आंदोलन शुरू किया? कहाँ पे शुरू किया गया? पहली चीज केन्या में। और किसने किया? वंगारी मथाई ने किया। वंगारी मथाई ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने तो हमारे भारत में किया था। अगले प्रश्न की बात करें 54 की, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 54? सी ड्रैगन अभ्यास 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार भाई? इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम में किया गया था और यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल पहला तो सही है, लेकिन यह द्विवार्षिक नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक वर्ष होता है, यानी कि वार्षिक रूप से होता है।
और एक जानकारी आप लोग और ले लीजिए इसमें कि जो सी ड्रैगन होता है इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो इंडिया होता है हमारा शामिल, यूएसए होता है, और तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता है, वहीं जापान शामिल होता है, और कनाडा भी शामिल होता है, और साथ ही साथ साउथ कोरिया। ये 6 देश जो है कि शामिल होते हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। ये 5-6 देश मिलकर जो है कि सी ड्रैगन अभ्यास करते हैं वार्षिक स्तर पे। तो 54 का हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है 55। निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निजता के अधिकार से संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 नहीं बल्कि 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार रखा गया, राइट टू प्राइवेसी। और पुट्टा स्वामीवाद बनाम भारत संघ मामले 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो बी सही हो जाएगा कि दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत, क्योंकि यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक एचडीआई एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की समग्र उपलब्धि को केवल उसके सामाजिक आयामों में मापने हेतु किया जाता है, और वर्ष 1990 में इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट तो केवल सही है जबकि पहला गलत है। क्यों? क्योंकि एचडीआई एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग किसी देश की समग्र उपलब्धि को केवल उसके सामाजिक आयाम, तो केवल सामाजिक आयाम नहीं होता दोस्तों, इसमें 3 मुख्य आयाम होते हैं। एक तो शिक्षा, एक जीवन प्रत्याशा, और स्कूल में जो है कि कितने वर्ष तक जो है कि शिक्षा ले रहा है ये तो हो ही गया, और साथ ही साथ राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो इसमें 3 मेजरमेंट को यूज किया जाता है। ओके, एक तो हो गई हमारी एजुकेशन, एक लाइफ स्टाइल, और एक हमारी पर कैपिटा इनकम। तो इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 57 प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हम जब विचार करते हैं तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट, कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर सोर्स कोड को कॉपी कर सकते हैं। तो 57 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ए सही हो जाएगा कि केवल एक सही है, दूसरा गलत है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संरचनात्मक बेरोजगारी बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के बेमेल कौशल से उत्पन्न होती है क्या, यह पूछा जा रहा है आपसे। और आगे अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तकनीकी बेरोजगारी प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण नौकरियों में होने वाला नुकसान है। घर्षणात्मक बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था के भीतर स्वैच्छिक रोजगार संक्रमण का परिणाम है। अप्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर डी वाला ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि यही गलत है, क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। जैसे कृषि को देख लीजिए, कृषि में अगर ज़रूरत है 10 श्रमिकों की, फिर भी वहाँ पर 15-20 लोग लगे पड़े हैं ज़बरदस्ती, तो उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है उतना, और ना ही प्रोडक्टिविटी उतनी आ रही है कि हाँ कुछ आउटपुट अच्छा निकले। जो काम 10 लोग मिलकर कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, वो ज़बरदस्ती 15-20 लोग कर रहे हैं। गेहूं की कटाई हुई, धान की कटाई हुई, या कोई भी ऐसे काम जिसमें ज़बरदस्ती लोग लगे हुए हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है इसका 59 प्रश्न देखते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। तो 59 का आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन नहीं सही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिथियम आयन बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका उपयोग व्यापक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और एरोस्पेस उद्योग में किया जाता है, और चिली लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि चिली जो है कि लिथियम का नहीं बल्कि तांबे का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है पूरी दुनिया में। और अगर हम बात करेंगे लिथियम की, तो लिथियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश होता है दोस्तों, वो होता है ऑस्ट्रेलिया। AUS मैंने लिख दिया है, ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में अगर हम बात करते हैं तो लिथियम आयन की एक फैक्ट्री खोली जा रही है, वो कहाँ पर खोली जा रही है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ये आपका करंट अफेयर्स अपडेट कर लीजिए। तो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 61।
सी बॉक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय महिला आयोग और आईआईटी कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक ऑनलाइन शिकायत संबंधी प्रणाली है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं सी बॉक्स में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन की केवल दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत। तो पहला क्यों गलत है दोस्तों? पहला इसलिए गलत है क्योंकि महिला आयोग और आईआईटी कानपुर ने नहीं बल्कि इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है आपका 62 प्रश्न नंबर, नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके निर्धारित करता है। तो ये गलत है, 5 तरीके निर्धारित करता है। वो 5 तरीके कौन कौन से होते हैं? जैसे आप एक तो जन्म से ले सकते हैं नागरिकता, वहीं आप वंश से ले सकते हैं, तीसरा पंजीकरण से ले सकते हैं, ठीक है, और चौथा अगर हम बात करें देशीकरण से भी ले सकते हैं नागरिकता, और पांचवा जो है कि अगर किसी क्षेत्र का समावेशन हो जाता है भारत में तो उसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं। तो ये तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, भारतीय संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है क्या? तो आप देखेंगे कि दूसरा शब्द स्टेटमेंट सही है लेकिन पहला गलत है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका कौन सा एक सही नहीं है? तो एक सही नहीं है और जबकि दूसरा सही है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्रेट निकोबार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। ध्यान देना, यह निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है, गलत। ये सबसे ही दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप है ये। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अंडमान निकोबार को आपस में अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा कौन सा कथन सही है, तो केवल यहाँ पर आपका हो जाएगा बी स्टेटमेंट, यानी कि केवल दूसरा ही सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान और स्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे होता है? तो ये केरल के इडुक्की जिले में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, अभी यहाँ पे 8 चीते लाए गए हैं तो ये एमपी में है। और चौथा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना भी आपका कहाँ पर है? एमपी में ही आता है। तो इसलिए पूछा जा रहा है आपसे कि कितने युग्म सुमेलित हैं यहाँ पर, तो आप कहोगे यहाँ पर चारों ही युग्म सुमेलित हैं। तो सभी चारों युग्म सुमेलित हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो ये बात सही है। दूसरा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 44वें नहीं बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया। तीसरा, भारतीय समाजवाद का उद्देश्य सभी निजी संपत्ति को समाप्त करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय समाजवाद में यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि सभी निजी संपत्ति को हम समाप्त कर दें। तो ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा और तीसरा ही सही नहीं है, पहला तो सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 66, और 66 प्रश्न क्या कहता है? तो आइए हम इस पर भी विचार करते हैं। तेल रिसाव से समुद्री स्तनधारियाँ अल्पताप या हाइपोथर्मिया हो सकता है इनको, और जल की सतह पर मौजूद तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए स्कीमर का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, कि दोनों ही स्टेटमेंट आपस में सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यह बात सही है। भारत में आपराधिक कानून एक समान है क्या? इसके बारे में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सही बात है कि आपराधिक कानून एक समान है। तो 67 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 12 उपर्युक्त में से भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद मानवाधिकार प्रावधानों की सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित मूल्यों को संरक्षित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3 अनुच्छेद, क्योंकि जो अनुच्छेद 41 है ये दोस्तों डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। किस में आता है ये? डीपीएसपी के अंतर्गत। जबकि मूल अधिकार सभी के सभी जितने भी मूल अधिकार दिए आर्टिकल 12 से 35 तक सब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मूल्यों को समाहित करते हैं। तो ये तीनों तो मौलिक अधिकार हैं लेकिन 41 नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया। अगला प्रश्न 69, ईस्टर्न स्वैम्प डियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्टर्न स्वैम्प डियर केवल नेपाल और भूटान में पाया जाता है।
IUCN की रेड लिस्ट में इसे शुभेद्य श्रेणी में शामिल किया गया है। तो अब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए कि पहला तो अच्छा यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो पहला गलत है क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का है और इसकी तीन प्रजातियाँ पाई जाती है उपज। तो ये मुख्य रूप से हमारे जो बारहसिंगा भी इसको कहते हैं हम स्वयं डियर को, तो ये हमारे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में भी पाए जाते हैं, अर्थात कि इंडिया में भी पाया जाता है। तो इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है 70। आइए 70 प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन करके दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 15(6) में भी दिया गया है और आर्टिकल 16(6) में भी दिया गया है, तो दोनों में दिया गया है, तो पहला गलत। 15(6) में क्यों दिया गया है? शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दिया जाएगा और 16(6) में क्या है? नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये आपको समझ लेना है कि आर्टिकल 16 नौकरी में है और आर्टिकल 15 शैक्षिक संस्थानों में है। क्रीमी लेयर एक ऐसी अवधारणा है जिससे निर्धारित होने वाली सीमा के दायरे में ही OBC आरक्षण के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। क्रीमी लेयर एक ऐसी अवधारणा जिससे अगर जो सीमा है उसके अंदर अगर आप लोग रह रहे हैं तभी आपको OBC रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये बात अगर आपसे कही आई तो बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा कथन सही है, तो केवल बी सही है क्योंकि पहला गलत हो गया। मैंने बता दिया कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं और इसके लिए जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो हुआ था 103 और कब हुआ था? ये 2019 में। अगला प्रश्न है 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। बिल्कुल 11 बजे से 12 बजे तक का जो होता है वो क्या होता है? प्रश्नकाल होता है, जबकि 12 से 1 क्या होता है? शून्यकाल। संसदीय नियम पुस्तिका में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित और अतारांकित। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 71 का कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो डी, बिल्कुल तीनों ही सही हैं क्योंकि जो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तारांकित होता है, एक अतारांकित प्रश्न होता है और एक होता है आपका अल्प सूचना प्रश्न। तो तीनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। उचित और लाभकारी FRP जो होती है सरकार द्वारा, जो लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य है और इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो आप देखेंगे कौन सा सही है, तो सी सही है। और सामान्यतः ये जो मूल्य होता है FRP ये गन्ना के लिए होता है, बाकी जितनी भी होती है वो MSP जिसमें 24 फसलें आती हैं। ठीक है, MSP में 24 फसलें और FRP में मुख्य रूप से गन्ने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है यह समिति जांच करती है कि सदन को रिपोर्ट करती है कि संसद द्वारा प्रत्यायोजित संविधान द्वारा प्रदत्त विनियम, नियम, उपनियम, नियमावली बनाने की शक्तियों का उपयोग कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से किया जा रहा है और यह संसदीय समितियों में से किसका बेहतर रूप है। तो ये कौन सी समिति के बारे में बात हो रही है? तो ये हो जाएगी आपकी बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधीनस्थ विधान समिति, अधीनस्थ विधान समिति। अब अगला प्रश्न है आपका 74। तो 74 प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है। लघुकरण का अर्थ होता है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। तो 74 में अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा कौन से कथन सही हैं, तो केवल एक सही है क्योंकि विवेकाधीन नहीं है बल्कि संवैधानिक है। आर्टिकल 72 में इसका वर्णन दिया हुआ है और लघुकरण का अर्थ होता है सजा की प्रकृति में चेंज करना। ठीक है, यहाँ पे रूप स्वरूप में परिवर्तन किए बिना नहीं बल्कि लघुकरण का अर्थ ही होता है कि उसकी प्रकृति चेंज कर देना। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसको कठोर कारावास में कन्वर्ट कर दो, उसको मृत्युदंड मत दो। अगला प्रश्न है 75। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक वैधानिक निकाय और बाजार नियामक है। प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण सेट के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होती हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल ऐप सारथी लॉन्च किया है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 75 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण की ओर 76। उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर निम्नलिखित स्थानों पर अवस्थिति का सही क्रम क्या होगा। तो आप उत्तर से दक्षिण की ओर जब चलेंगे तो आप देखेंगे क्या क्या देखेंगे भाई, तो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी हमको पेंगोंग सो झील, फिर गोगरा नहीं, फिर मिलेगा काराकोरम दर्रा, फिर मिलेगा आपको नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा क्रम। फिर से हम लोग इसको बैठाते हैं 76 में। तो आइए हम लोग इसको फिर से बैठा लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा काराकोरम दर्रा।
ठीक है। उसके बाद मिलेगा दौलत बेग ओल्डी, डीओबी जिसको कहते हैं, फिर मिलेगा आपको गोगरा और फिर मिलेगा आपको पैंगोंग सो। तो ये आप इस तरीके से जब चलेंगे तो ये हो गया आपका नॉर्थ का हिस्सा और ये हो गया आपका साउथ का हिस्सा। तो डी हो जाएगा इसका उत्तर, 76 का क्या होगा, डी। अगले प्रश्न को देखते हैं 77। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्वता कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है ये। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 में दिया हुआ है, जबकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति होता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 78। क्या कहता है 78 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में माउंट रुहापेहू रिंग ऑफ फायर में अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कौन सा कथन सही है, तो सी हो जाएगा, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होती हैं। किसी राज्य का राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में किसी राज्य की राजभाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए कोई मानदंड नहीं है। तो ये गलत हो गया। इसमें निम्नलिखित 3-4 मानदंड आते हैं और जिसके आधार पे आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि इसमें 6 जो है कि शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया जा चुका है, जो उन मानदंडों को पूरा करते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं और भी इनके बारे में जानकारी। तो तीसरा तो गलत है, लेकिन पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो 79 का हो जाएगा केवल 1 और 2, क्योंकि इसका ए स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। आगे देखते हैं। अप्रैल 1952 में भारत में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में अधिक शक्तियों का प्रयोग करती है। राज्यसभा कभी अधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करती, ये केवल और केवल 14 दिन तक ही बस अपने पास रख सकती है। तो ये हो गया आपका तीसरा तो गलत यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की, तो पहले और दूसरे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो 80 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आपका 81। नाटो की बात करेंगे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संबंध में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो 1949 में अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल सही बात है ये। और अगला है, इसमें ग्रीस और तुर्की वर्ष 1952 और फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी 1955 में शामिल हुए थे। तो आप कहोगे कि देखते हैं इसको आगे। वार्सा पैक्ट 6 पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो आइए अब हम इसके कूट को देख लेते हैं। और कूट में पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि पहला और दूसरा तो सही है, जर्मनी और ग्रीस की जानकारी, और पहला 1949 में भी जो इसके बने थे। अच्छा, वर्तमान में इसके कितने सदस्य हो गए? तो आप कहोगे 30, लेकिन मैं कहूँगा 31, क्योंकि अभी हाल ही में एक हफ्ते के अंदर की बात ही है कि इसमें फिनलैंड जो लेटेस्ट देश बना है वो है फिनलैंड। तो फिनलैंड भी इसका 31वां सदस्य बन चुका है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इंडिया इसका सदस्य नहीं है, यह भी याद रखना। अगला प्रश्न है 82। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित एक विशेष स्वायत्त संस्थान है। यह अनुसंधान एवं विकास, सौर घटक परीक्षण, प्रमाणन, क्षमता निर्माण और सौर उत्पादों के अनुप्रयोग तथा उनके विकास हेतु अधिदेशित होता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी, कि केवल दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान जो है कि यह एक स्वायत्त विशेष संस्थान है और यह नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि पर्यावरण वन जलवायु। तो किसके अंतर्गत आता है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है 83। उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभी कृत्रिम दबावों के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नियमों का विरोध करता है। बिल्कुल ऐसा गलत है ये बात, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्या? आगे देखते हैं। यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। ये तो और भी ज़्यादा गलत है। आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार और उत्पादन का समर्थन करता है, सही है। यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 83 का बी हो जाएगा। यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है, ये गलत है। ये समाजवाद करता है, न कि उदारवाद। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर नॉन
प्रोलिफरेशन जो है कि ट्रीटी है ये। एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है, तो यह बात बिल्कुल सही है। और इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है, यह बात भी सही है। तो यहाँ पे कौन से कथन सही हो जाएंगे? सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आपको बता दें कि ये जो एनपीटी संधि हुई थी ये 1968 में हुई थी और इस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अभी तक सिग्नेचर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी भारत को जो है कि यहाँ से काफ़ी सहूलियत मिलती रहती, काफ़ी सुविधाएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है? जोखिम रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो 85 का हो जाएगा ए। इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है कि प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे 86 प्रश्न आसियान के संबंध में है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF यानी आसियान रीजनल मंच या फोरम इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही। और वो जो 5 देश थे इन्होंने शुरू किया था जब 1967 में, तो इन 5 देशों का नाम भी आपको पता रहना चाहिए। एक तो था इंडोनेशिया, दूसरा था मलेशिया और तीसरा था आपका फिलीपींस, चौथा था आपका सिंगापुर और पांचवा और अंतिम था ये थाईलैंड। हालांकि वर्तमान में इसके 10 सदस्य हो गए, लेकिन इसमें 5 सदस्यों ने ही मिलकर स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 87, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर के हस्ताक्षर पर हुई थी और मॉरिशस जो है कि सार्क का पर्यवेक्षक है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि साफ्टा सार्क की मुक्त व्यापार व्यवस्था है। तो आप देखोगे 87 का निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये तीनों ही सही हैं, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। और भारत भी इस समय जो है कि सार्क का सदस्य है। हालांकि वर्तमान में इसमें 8 देश हो चुके हैं, ठीक है, 8 देश इसमें हो चुके हैं सदस्य देश। और वो सदस्य देश कौन है 8? अगर आपको मैं एक बोलना शुरू करूँ तो पहला तो हो जाएगा भूटान, दूसरा हो जाएगा इंडिया, तीसरा हो जाएगा मालदीव, चौथा हो जाएगा नेपाल, पांचवा हो जाएगा पाकिस्तान, छठा हो जाएगा श्रीलंका और सातवां अफगानिस्तान और 8वां बांग्लादेश। तो ये पूरे 8 इसके सदस्य देश हो चुके हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि GST काउंसिल की बात हो रही है, केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। बिल्कुल संयुक्त मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। GST परिषद की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होती है। अब ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर प्रत्येक माह इसकी कम से कम एक बैठक हो, ये जरूरी नहीं है। तो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, 1 और 2 सही है। तो इसकी बैठक कब होती है? तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की तिमाही में कम से कम एक बैठक यानी कि प्रत्येक 3 महीने में जो है कि एक बैठक जरूर होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे 89, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। पहली बार EVM का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो आइए अब हम इसको कूट के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? अगर हम देखें 89 का तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही है। ये क्षारीय बैटरियों से संचालित होते हैं और गोवा में ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 90, नेता और पार्टी हैं SA डांगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी, मीनू मसानी सोशलिस्ट पार्टी, अशोक मेहता स्वतंत्र पार्टी। तो आप देखेंगे कि इसमें केवल 2 युग्म सम्मिलित हैं और वो 2 युग्म कौन कौन से ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए इसमें 2 सम्मिलित हैं, कौन से? पहला तो ये सम्मिलित है SA डांगे जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य रह चुके हैं, और दूसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। जबकि मीनू मसानी और अशोक मेहता ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल 2 युग्म सही सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युग्मों पर यहाँ पे अभ्यास के नाम हैं और यहाँ पे संबंधित देश हैं। तो संप्रति की बात करते हैं, अगर हम संप्रति भारत बांग्लादेश के बीच में होती है, बिल्कुल सही बात है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है, तो यह भी सही है, पहला और दूसरा सही है। इंद्र की बात करेंगे तो इंद्र और भारत रूस के बीच में होता है, यह भी सही है। शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है, यह भी सही है। तो इसके चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो 91 का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है
92 भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही इसके अध्यक्ष होते हैं। भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, तो गलत, क्योंकि भारी उद्योग जो था वो सेकंड पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक थी। और इसको कौन सा मॉडल कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। जबकि पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक थी, इसमें कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था, न कि भारी उद्योग में। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। 92 का पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो 92 का हो जाएगा बी, क्योंकि बी इसका सही नहीं है उत्तर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं 93 को। हाल ही में चर्चा में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य में संबंधित है, तो ये नागालैंड में संबंधित है। 93 का अच्छा, कोन्याक जनजाति नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम तीनों में ही मिलती है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और ये बस 5-6 प्रश्न और है दोस्तों, इसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। 94 पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल संसाधनों में केज एक्वाकल्चर तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। केज एक्वाकल्चर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झील में, जलाशय में, जलधारा में, तालाब में, नदी में। तो डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 सभी में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। तो अब ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है और दोनों ही सही हैं। हालांकि ये पर्यावरण और पेड़ को काटे जाने से रोकने के लिए था, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही कि इसमें अहिंसक भी था और गांधीवादी दर्शन भी इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने दाय भाग की रचना की थी, तो जिमुत वाहन के द्वारा दाय भाग की रचना की गई थी। 96 का क्या हो जाएगा, बी, जिमुत वाहन ने की थी। और अगला प्रश्न है 97, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त देशों में से कौन ईरान के साथ सीमा साझा करता है, तो ईरान के साथ। तो आप देख लीजिए कि भारत की सीमा ईरान के साथ साझा नहीं होती है, तो भारत के हिसाब से ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आपका उत्तर मिल गया 2, 3, 5। ये एलिमिनेटिंग मेथड होता है। आपको पूरा भले ना पता हो, लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन पता है और उससे एलिमिनेट कैसे किया जाता है तो वो ऐसे होता है। तो यानी तुर्कमेनिस्तान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, जबकि कतर बिल्कुल इससे सीमा साझा नहीं करता है। तो 97 का हो गया डी। और अगले जो लास्ट के 2-3 प्रश्न इसको भी देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग विचार भी कर लेते हैं दोस्तों। क्या विचार करना है इसको, जल अधिनियम 1974, वन अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो होता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उपर्युक्त में से किस अधिनियम से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये किससे किससे संबंधित है। जो एनजीटी है इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सभी चारों अधिनियमों से संबंधित होता है एनजीटी। हालांकि एनजीटी की जो स्थापना थी वो 2010 में की गई थी। ओके, अगला प्रश्न है 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिब्बती बौद्धों के अनुसार दलाई लामा रत्न संभाव के प्रतीक हैं। महायान बौद्ध धर्म के अवलोकितेश्वर अनंत करुणा और दया के बोधिसत्व हैं। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो केवल बी तो सही है कि महायान बौद्ध धर्म के अवलोकितेश्वर अनंत करुणा और दया के बोधिसत्व हैं, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत माना गया है दलाई लामा के बारे में। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग 100, और यह इस सीरीज का आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी, कोल एस में उपर्युक्त में से कौन सी भारी धातुएं पाई जाती हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, सभी चारों प्रकार की भारी धातुएं पाई जाती हैं। इसमें आर्सेनिक जो कि क्या होता है, सबसे अधिक जल को प्रदूषित करता है, लेड, मरकरी और सेलेनियम यह भी जो है कि कहीं ना कहीं प्रदूषण को फैलाती हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा टेस्ट नंबर 1, और कल हम लोग मिलेंगे दृष्टि के टेस्ट नंबर 2 को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जा चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।